उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्तन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। रामलीला मैदान में मस्जिद के खिलाफ देवभूमि विचार मंच की ओर से आज महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए हिंदूवादी नेता और हैदराबाद के विधायक टी राजा भी पहुंच रहे हैं। महापंचायत के मद्देनजर पुलिस ने शहर को 7 जोन और 15 सेक्टर्स में बांटते हुए यातायात डाइवर्ट करने के साथ साथ शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला। बता दें कि यहाँ बीते 4 महीने से मस्जिद विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा। बीते 24 अक्टूबर को मस्जिद के खिलाफ संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने जन आक्रोश रैली निकाली थी, जिसमें कि पथराव और लाठीचार्ज की घटना में 9 पुलिसकर्मी सहित 27 लोग घायल हुए थे। वहीं अब विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच रामलीला मैदान में महापंचायत का आयोजन करने जा रहा है। तो आपको बता दें कि बड़ा आयोजन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको बताते चले कि महापंचायत पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की रहने वाली है। महापंचायत पर ड्रोन कैमरों की नजर रखी जाएगी, तीसरी आंख से जो निगरानी रखी जाएगी, वीडियोग्राफी कैमरे से नजर रखने की बात यहाँ पर कही गई है। वहीं चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए पुलिस के जो जवान है और अतिरिक्त जो जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल में टिहरी में अपर पुलिस अधीक्षक की तैनाती भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल में 4 सीओ, 9 इंस्पेक्टर और 5 सब इंस्पेक्टर्स की तैनाती इस महापंचायत में देखने को मिलेगी। 5 सब इंस्पेक्टर यहाँ पर होंगे और 9 सब इंस्पेक्टर भी होंगे। पीएसी की 2 कंपनियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी रखी गई है। सबसे ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल हरिद्वार से पहुंचता नजर आया। वहीं पूर्व जन आक्रोश रैली में भी पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की थी और एक बार फिर से महापंचायत में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए तीसरी आंख की निगरानी होगी। तो हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संचित शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। संचित से जानने की कोशिश करेंगे। संचित, बताइएगा जो यहाँ पर महापंचायत होने वाली है, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिलेगी? को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पुलिस बल द्वारा पूरी कर ली गई है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो रैली है वो जो महापंचायत होने वाली है बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है कि बीते कुछ दिन पहले जब मस्जिद का विवाद उठा तो उसके बाद जो हिंदू संगठन है वो सड़कों पर आ गए, जन आक्रोश रैलियां हुई और उसके बाद आप देखिए कि पुलिस के साथ भी इसमें कई वाद विवाद का माहौल हो गया और उसके बाद ये उत्तराखंड का पहला ऐसा माहौल है जिसमें इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में इस तरीके का माहौल नहीं था, तो इसी को लेकर के जो पुलिस बल है वो ज्यादा तैनात किया गया है, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो बड़ी, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही साथ इस महापंचायत को जो आयोजित किया गया है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। और आप देखिए कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब एक हिंदू संगठन ने RTI लगा के मस्जिद के खिलाफ जानकारी मांगी कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वो जमीन वैध है कि अवैध, या उनको नजूल के नाम पर या पट्टे के नाम पर या उनको फ्री होल्ड तो नहीं की गई। और जानकारी में उनको ये बताया गया कि ये मस्जिद के नाम पे नहीं की गई है। उसके बाद से ये जो विवाद है ये शुरू हो गया है। संचित, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से 7 जोन और 15 सेक्टर्स में पूरा इलाका जो है वो शहर को बांटा गया है और यातायात की डाइवर्जन यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ट्रैफिक को जो डाइवर्ट किया गया है वो किन रूट से डाइवर्ट किया गया है, उस हवाले से बताइएगा दर्शकों को। देखिए, बात करें अगर हम उत्तरकाशी की, तो वहाँ पर जो ट्रैफिक प्लान है वो इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो बेसिकली अगर पूरा क्षेत्र जो लगता है वो कई सीमाओं को टच करता है, कहीं अन्य जो चीजें उनको टच करता है। तो इसलिए जो रूट प्लान है वो उसको उस तरीके से बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति जो महापंचायत जहाँ पर चल रही है उसके आसपास ना आ सके, जो लोग निर्धारित लोग है वही आ सके। और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, क्योंकि पहाड़ी स्टेट है, पहाड़ी स्टेट में जो सड़कें हैं वो थोड़ी सख्त, और कोई घटना और इसके अलावा ना कोई घटना ना हो, तो इसको देखते हुए रूट को पहले ही डाइवर्ट करके बार बार शहर से लोगों को निकाला गया। संचित, आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, कौन से बड़े शहर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और क्या इस कार्यक्रम में क्या कुछ देखने को मिलेगा? संचित, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो संचित शर्मा हम यहाँ पर अपडेट कर रहे थे उत्तराखंड से, जहाँ पर की महापंचायत होने वाली है।
जिसको लेकर कि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और एक रैली भी निकाली जाएगी और इसी के तहत जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी का दौरा उनके द्वारा किया गया। सीएम के हल्द्वानी पहुंचने पर सम्मानित पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एफसीआई सभागार में लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा और पेयजल विभागों की विकास कार्य की समीक्षा की। इसके पश्चात सीएम धामी ने यहां पर बन रहे सिटी पार्क का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। हल्द्वानी में अब तो धीरे धीरे एक मैं कहूँ कि एक बड़ा सिटी और इसको ये कह सकते हैं कि एक मेट्रो सिटी की तरह डेवलप हो रहा है और उसमें जो जरूरी चीज़ें हैं उसमें एक सिटी फॉरेस्ट भी हमारा है जो लगभग 17 एकड़ से अधिक जमीन पर ये पूरी तरह से डेवलप होगा और इसके डेवलप होने से शहरवासियों को, हमारे यहाँ के बच्चों को, सबको एक पर्यावरण की दृष्टि से भी एक अच्छा स्थान यहाँ पर मिलेगा। लोग तमाम प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर कर पाएंगे। बच्चों के लिए यहाँ पर अनेक खेल कूद के सामान भी लग रहे हैं और यहाँ पर ओपन जिम भी बन रहा है और अच्छा एक ट्रैक लगभग 4 किलोमीटर के लगभग का एक ट्रैक होगा जो हल्द्वानी शहर और आसपास के लोगों के लिए इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक और जब भी उनको समय हो अपने मन को शांत करने के लिए फिट रहेंगे, जिम भी करेंगे, पर्यावरण का भी आनंद लेंगे, शुद्ध हवा, शुद्ध परिवेश उनको यहाँ पर प्राप्त होगा। सबको बधाई देता हूँ। सभी जगह विकास हमारा समेकित रूप से हो, सब जगह विकास पहुँचे और जो सरकार की योजना है उसका लाभ लोगों को मिले, उसकी समीक्षा हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। आज भी यहाँ पर जो हमारा हल्द्वानी शहर है, आसपास का क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर साल भर हमारे सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सब चौड़ीकरण हो, जाम की स्थिति न बने, आवागमन सरल हो, सुरक्षित हो और जल जीवन मिशन के कारण से बहुत जगह पर सड़कों पर काम हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। नगर निगम के अंतर्गत जो काम होने हैं उसके लिए कुछ शासन से धनराशि अवमुक्त होनी है, उसके संबंध में भी चर्चा हुई है बिजली विभाग से संबंधित। और साथ में आप लोगों के लिए मीडिया सेंटर यहाँ पर बनाने के लिए एक भूमि का चयन लगभग फाइनल स्टेज पर है, उसका एक स्थलीय निरीक्षण हो जाएगा सभी विभागों का, तो जल्दी से एक मीडिया सेंटर भी यहाँ पर बन जाएगा। अन्य भी जो हमारे जंगली जानवरों से जो अनेक स्थानों पर आप देख रहे होंगे समय समय पर ये बातें हमारे बीच में आती हैं, उनकी सुरक्षा के संबंध में बिजली की बातें हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है और जो काम रुके हैं हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात यहाँ पर रखी है और जिला प्रशासन को और सभी अधिकारियों को कहा है कि अपने अपने विभागों में त्वरित गति से सब काम करें। देहरादून विधानसभा में केदारनाथ से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने विधायक पद की शपथ ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष सितु खंडूरी भूषण ने नवनिर्वाचित आशा नौटियाल को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौके पर मौजूद थे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित विधायक ने केदारनाथ के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताई। आपको बता दें कि ये सीट दिवंगत फैला रानी रावत की आकस्मिक मृत्यु के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद उपचुनाव में आशा नौटियाल ने भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर इस सीट पर जीत दर्ज की। सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूँ। उनके आशीर्वाद से श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नौटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जो विकास के काम हैं उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान करेंगे। पहले भी
श्री केदार धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से चल रहा है और 2014 की प्रलय के बाद जिस तेज गति से भव्य केदार और दिव्य केदार बना है उसको पूरी दुनिया देख रही है और आज हम उस विकास को अनवरत रूप से बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं और इस चुनाव से पहले जो हमने वहाँ पर घोषणा की है, जो शासनादेश किए हैं या जो भी हमने वायदे किए हैं उन सभी को हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से ये जीत सनातन की जीत है, ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास के काम वहाँ पर किए गए हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर किए गए हैं उसकी जीत है। ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये उत्तराखंड के लोगों की जीत है और ये हार उनकी हार है जिन्होंने इस चुनाव में क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, झूठ और भ्रम की जिन्होंने राजनीति की, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। लेकिन हम इन सब से आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, श्री केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे चारों धामों में शीतकालीन प्रवास शुरू हो उसके लिए हमने योजना बना दी है। हम उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अभी तक यात्रा 4 महीने 6 महीने की होती थी, आने वाले समय में अब ये यात्रा पूरे 12 मास चले, इसके लिए हमारे सारे प्रयास शुरू हो गए हैं, उसको हम और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। जी अच्छा है, पुरानी नेत्री हैं और तीसरी बार जीत कर आई हैं। महिलाओं की अच्छा है, एक और महिला जीत कर आई हैं और सदन में महिलाओं की बात रखेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और सदन को भली भांति जानती हैं, रूल कानून को भली भांति जानती हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि केदारनाथ जी का जो केदारनाथ जी से जीत कर आए हैं केदारनाथ से, वहाँ का अच्छा रिप्रेजेंटेशन अब सदन में होगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो केदारनाथ के देवतुल्य मतदाताओं का, जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और सभी देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकास कार्यों पर और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के कार्यों पर मुहर लगाई है और निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकताएं जो गांव विकास से अछूते रह गए हैं, रोड कनेक्टिविटी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ पर हमारी प्राथमिकता रहेंगी और वो काम वहाँ पर हो, उसके लिए मेरा दिन और रात मेरे केदारनाथ विधानसभा की जनता के लिए समर्पित रहेगा। मैं वहाँ की मातृशक्ति को भी नमन करती हूँ और तमाम उत्तराखंड के सभी जिन लोगों ने तन मन और धन, किसी ने भावना से, जो वहाँ नहीं जा पाए उन्होंने भावना से ये चाहा कि वहाँ पर सनातन की जीत हो और आज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में केदारनाथ विधानसभा की जीत सनातन की जीत है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फिर वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी बूसे ने विधानसभा में चल रहे नवनिर्माण कार्यों का अवलोकन किया। विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्थापित किया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण भी किया गया है। विधानसभा में राज्य के राजकीय चिन्ह भी स्थापित किए गए हैं और विधानसभा सदस्यों की बैठक के लिए एक्सटेंशन रूम का निर्माण भी किया गया है। ऐसा नयापन आप लोगों को दिखा होगा। ये ई मेवा के तहत पूरी विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें और इसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। कम्प्लीटली पेपरलेस तो पहली बार हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्लोली हम इस प्रोसेस पर हैं। 2000 से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे
उनको हमने डिजिटाइज किया है और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको शेड कर दिया गया है, अननेसेसरी स्पेस जो यहाँ पर हो रहा था। और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि बहुत समय से रेनोवेशन नहीं हुआ था स्पीकर ऑफिस का। तो स्पीकर ऑफिस, LOP ऑफिस, हम लोगों को कॉन्फ्रेंसेस करने में दिक्कत होती थी, मीटिंग्स करने में दिक्कत होती थी, बैठने में समस्या होती थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस फ्लोर में, सदन में और साथ ही साथ जो बगल की हमारी नई बिल्डिंग बन रही है उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि डिजिटल हम पूरी तरह से करें। जैसे ही अभी हमारा सर्वर रूम बन गया है उसमें हम एक मीडिया सेंटर भी देने की बात कर रहे हैं यहाँ भी, और गैरसैंण में भी बात हो रही है कि एक ऐसी स्पेस आप लोगों को दी जाए जहाँ बैठकर आप सदन की कार्यवाही को सुन सकें और जो भी रिपोर्टिंग आपको करनी है वहाँ से आप वो रिपोर्टिंग कर सकें। तो छोटे छोटे चेंजेस हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि करें, डिजिटल का पूरा प्रयास है कि हो जाए। जिस तरह से भारत चल रहा है, भारत के और प्रदेश चल रहे हैं, उसी तरह से हमारा प्रयास है कि आगे जो हमारे सत्र हों। राजधानी देहरादून में क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका दूसरा दिन इस फेस्टिवल में उत्तराखंड के पूर्व DGP और कई राज्यों के पूर्व DGP के साथ साथ फिल्म जगत के लोग भी सम्मिलित हुए। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य क्राइम पर चर्चा करना था। जिस तरीके से आज क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसको किस तरीके से कम किया जाए, उस पर चर्चा की गई। इस मौके पर पूर्व DGP अशोक कुमार ने बताया कि इस फेस्टिवल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आज की युवा पीढ़ी लगातार क्राइम की दुनिया में कदम रखती नजर आ रही है। उसे युवाओं को किस तरीके से क्राइम की दुनिया में जाने से रोका जाए, उन्हें बचाया जाए, इस पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पूर्व DGP अनिल रतूड़ी ने कहा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। इस फेस्टिवल के भी दो पहलू हैं, जिसमें कि एक साहित्य और दूसरा क्राइम है, क्योंकि फेस्टिवल का नाम भी क्राइम लिटरेचर रखा गया है। और इस फेस्टिवल के माध्यम से जो चर्चा यहाँ पर हुई है वो जनता के बीच पहुंचने और युवा पीढ़ी को क्राइम और साथ ही साथ साहित्य की ओर बढ़ाने की है। वो इसके पहलू हैं। एक तो है साहित्य का, जो लिटरेचर है। अगर आप शेक्सपियर को देखेंगे अंग्रेजी साहित्य में, तो मैकबेथ में वॉल्टिंग एम्बिशन है, जिसके आधार पर वो मर्डर करता है राजा का, वो भी क्राइम है, लेकिन वो शेक्सपियर का साहित्य है। तो साहित्य अपनी जगह है, क्राइम दूसरा पहलू है। साहित्य एक बृहद सब्जेक्ट है, ये उसका एक उत्सव हो रहा है, उसी के भीतर एक जॉनर है क्राइम लिटरेचर का। तो क्राइम लिटरेचर क्या है? क्राइम एक समाज में हिंसा की चीज है। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं। कानून व्यवस्था को बनाने के लिए सारी व्यवस्था इसीलिए बनाई गई। लेकिन मानव के अंदर भगवान बनने की क्षमताएं भी हैं और राक्षस की जो प्रवृत्ति है वो भी जिंदी है। तो राक्षस की जो प्रवृत्ति है वो ना हो, वही अपराध करती है। तो उस राक्षस को पहचानना, उस राक्षस से कैसे हम डील कर सकते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, ये भी एक इसका पार्ट है। तो जो मनुष्य को हम कहें, एक बात आपने देखी होगी कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य के हर मनुष्य के अंदर, क्योंकि वो राक्षस जिंदा है, इसलिए उसको रेप, मर्डर ऐसे सीरियल देखने में बड़ा मजा आता है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइकेरियस। तो वो एक तरीके से अपनी वो वाइकेरियस चीज को सेटिस्फाई करता है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। धीरे धीरे इससे टेस्ट खराब होता है। लेकिन जब हम इस क्षेत्र में मस्तिष्क को चलाएंगे, तर्क करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उसके साहित्य को पढ़ेंगे, तो अच्छा और बुरा हम समझेंगे, और बुरे को जब हम पहचानेंगे तभी उसको पीछे छोड़ सकते हैं। उद्देश्य यही है कि क्राइम संबंधित मुद्दों पर चर्चा हो। क्राइम के क्या कारण है, क्या जेनेसिस है, कहाँ से हुआ और क्या साइकोलॉजी है, चाहे वो सड़क संबंधित क्राइम हो, सड़क दुर्घटनाओं संबंधित, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हो, चाहे बच्चों के अगेंस्ट क्राइम हो, चाहे टेररिज्म हो। टेररिज्म पे काफी चर्चा हो रही है इस फेस्टिवल में। तो हर एक पे जब चर्चा होगी तभी कुछ आगे उससे निकलेगा। तो हम एक प्रकार से ये एक बौद्धिक चर्चा भी है और एक सारे स्टेक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पे लाके चर्चा भी है, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। इस लिटरेचर फेस्टिवल के थ्रू फिल्म वाले, लेखक, पब्लिक वाले सब एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू है।
जैसे एक छोटी सी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कल जब पहला दिन था, प्रकाश झा जी यहाँ मौजूद थे, हमारे बीच में अविनाश सिंह तोमर मौजूद थे जिन्होंने अभी साबरमती लिखी है, मिर्जापुर लिखी है, माता श्री मंगला जी मौजूद थी। उनके हाथों के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया गया इसमें, जो बीकानेर के SHO हैं। वहाँ पर एक 2 वर्ष की बच्ची के साथ में रेप की घटना होती है। उसके पेरेंट्स हट जाते हैं पीछे, वो उसको फाइल नहीं करते, कोई भी किसी भी तरह का बयान नहीं देते, लेकिन वो SHO को लगता है कि यार पुलिस के अलावा एक नागरिक होने की भी जिम्मेदारी है, और वो खुद उस केस को लड़ते हैं अपने संसाधनों से, और फाइनली जो है सजा होती है। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर इस तरह के लोगों को भी बुलाया जा रहा है और उस क्राइम को एड्रेस किया जा रहा है। तो हम अगर एड्रेस करेंगे तो फिर हम उससे बचाव भी कर सकते हैं, चाहे खुद के लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, और वो क्राइम किसी भी तरह का हो, चाहे वो डिजिटल क्राइम हो रहा हो, चाहे वो सड़क पे क्राइम हो रहा हो, चाहे वो घरों में क्राइम हो रहा हो। तो मेरा ख्याल है कि एड्रेस करना इम्पोर्टेंट है। और क्राइम तो चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।